हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फायरवर्क्स पटाखे के बारे में। दोस्तों, दिवाली का समय आते ही ये ट्रेंड चलने लग जाता है कि पटाखे ना जलाए, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैलता है। बड़ी बड़ी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ और गवर्नमेंट हमको ये सलाह देती है कि दिवाली पे पटाखे ना जलाए, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा पटाखों को बैन कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या सिर्फ एक दिन पटाखे जलाने से हमारे देश में इतना पॉल्यूशन हो चुका है? क्या इन सब चीज़ों से हमारे देश में जो असली वजह है एयर पॉल्यूशन की, उन सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है? तो आज हम इस वीडियो में सब जानेंगे। लेकिन इन सब से भी हटकर हम एक बात जानेंगे कि आखिर फायरवर्क्स या पटाखे हमारी ज़िंदगी में कैसे आए, इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर पटाखे हमारे जीवन में कब आए। आज हम आपको फायरवर्क्स यानी पटाखे के बारे में पूरी हिस्ट्री बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा मेन पॉइंट आज ये है कि क्या पटाखे कभी भारतीय संस्कृति का हिस्सा थे या नहीं थे? आखिर कब पटाखे फायरवर्क्स हमारे खुशियों का हिस्सा बन गए? दोस्तों, पटाखे जिसका मेन सोर्स होता है वो होता है गन पाउडर। गन पाउडर किससे मिलकर बनता है? साल्टपीट, सल्फर, चारकोल, इनसे मिलकर बनता है। सल्फर और चारकोल जिसका काम होता है कि लंबे समय तक रोशनी पैदा करना, और इनका काम हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। और जो सॉल्टपीटर होता है उसकी मेन विशेषता यही होती है कि वो बैंगनी रंग की लो देता है, और इसीलिए इसका उपयोग आतिशबाजी और जश्न मनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर के इतिहासकारों ने पुष्टि की है कि प्राचीन भारत में बारूद का ज्ञान मौजूद था। डॉक्टर गुस्ताव ओपर्ट एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे। उन्होंने डीप रिसर्च करके इसकी पुष्टि की थी, और कई इतिहासकारों और राइटरों द्वारा इस उल्लेख को अपनी पुस्तकों में लिखा गया है। दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई भी इन्वेंशन नहीं है जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नहीं मिलेगा, जो कि साल्टपीटर भी है। साल्टपीटर को अग्निचूर्ण के रूप में हमारे संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया है। हमारे संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया है कि इसका उपयोग युद्ध के दौरान दुश्मन से लड़ने के लिए किया जा सकता है। 2300 साल पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। साथ ही 7वीं शताब्दी में वापस आने वाले चीनी ग्रंथों ने इसे स्वीकार भी किया है कि भारतीय सॉल्टपीटर के बारे में जानते थे और बैंगनी आग के उत्पादन के लिए इसके उपयोग के बारे में भी जानते थे। इसके अलावा इसका उपयोग सैन्य और मनोरंजन के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन उसके ही कुछ अगले शताब्दियों में सॉल्टपीटर को रसायनों द्वारा प्रयोग किया गया था, और 9वीं शताब्दी में चीनी ग्रंथों का जन्म हुआ, जिसमें जोर से विस्फोट करने के लिए बांस की नली में घिरे हुए साल्टपीटर का उपयोग का उल्लेख है। चीनियों का मानना था कि इस तरह के विस्फोट से बुरी आत्माओं को वो दूर कर सकते हैं या बुरी आत्माओं को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन चीनियों ने इसके बाद कई डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स का इस्तेमाल किया, जिसमें कि स्पार्कलर्स, लाइट फाउंटेन्स, रॉकेट, इन पर एक्सपेरिमेंट किए, और चाइनीज़ ने बहुत जल्दी समझ लिया कि इसको अपने व्यवसाय में शामिल करना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने यूरोप और भारत में इसका निर्यात करना शुरू कर दिया। और 16वीं शताब्दी तक आतिशबाजी भारत के राजघराने के मनोरंजन के रूप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया। 16वीं शताब्दी में भारत के रॉयल्स फैमिलीज और राजाओं ने शादियों में और खुशियों के मौके पर आतिशबाजी को अपना एक प्रमुख स्रोत बना लिया। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 1609 में आदिल शाह ने अकेले आतिशबाजी पर उस जमाने में 80,000 रुपये खर्च कर दिए थे। आप 1609 के 80,000 रुपये का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि 1687 में बेंगलोर, रोम और एक संपन्न शहर के लिए व्यापार लिंक के साथ एक 150 साल पुराना बिजनेस हब था। चिक्कदेवराया वोडेयार द्वारा शहर को 3 लाख रुपए में खरीदा गया था। इसका मतलब है कि आदिल शाह द्वारा आतिशबाजी पर खर्च की गई राशि उन्हें बेंगलोर के लगभग 1/4 स्थान पर ला सकती थी। आतिशबाजी के कई प्रमाण हमको ऐतिहासिक पेंटिंग्स में मिलते हैं, जिसमें से एक है 1633 की दारा शिकोह की शादी। इस पेंटिंग में आपको आतिशबाजी करते हुए कई लोग दिखाई देंगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी की पेंटिंग बताती है कि आतिशबाजी आम जनता, रॉयल्टी के साथ साथ गैर रॉयल्टी द्वारा उत्सव और त्योहार का हिस्सा थी, और किसी विशेष धर्म और लिंग तक सीमित नहीं थी। केवल उसी समय जब लोग आतिशबाजी से वंचित थे, औरंगजेब के कार्यकाल में थे। 1665 से औरंगजेब ने दिवाली के दौरान आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसे हिंदू प्रथा माना जाता था। बीकानेर संग्रहालय में संरक्षित प्रदर्शनी उसी पर अधिक प्रकाश डालती है। लेकिन जब औरंगजेब का पतन हुआ और अंग्रेजों का उदय हुआ, उसी के साथ प्रतिबंध भी हटा लिया गया, और उत्सव के दौरान आतिशबाजी को फिर से प्रमुखता मिली। वास्तव में ब्रिटिश इंपेरियल का आतिशबाजी का जुनून 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के दौरान बहुत ही हाई पॉइंट पे था, और कई तरीके की आतिशबाजियों को
महलों और सामुदायिक समारोह में शानदार प्रदर्शन के लिए किया जाता था। 1815 में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के तत्वावधान में कलाकार सीताराम ने उत्सव और शानदार आतिशबाजी के लिए चित्र को प्रदर्शित किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में घरेलू बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दासगुप्ता ने कोलकाता में पहली भारतीय पटाखा फैक्ट्री स्थापित की, जिसमें रंगमेज, हल्के फव्वारे वाले पटाखे, जोर से बजने वाले पटाखे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उद्योग में इसे शिवकाशी तमिलनाडु के आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों ये था पटाखे यानी फायरवर्क्स का इतिहास। तो दोस्तों इन सबसे साबित होता है कि पटाखे यानी फायरवर्क्स एक आधुनिक एक्सपेरिमेंट है। इसका निर्माण 9वीं सेंचुरी में चाइनीज द्वारा किया गया था और 16वीं शताब्दी में इसका उपयोग धीरे धीरे चाइनीज ने व्यापार के रूप में यूरोप और इंडिया में किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत में गंभीर प्रदूषण के बारे में। तो दोस्तों सिर्फ एक दिन दिवाली पर पटाखे न फोड़ने से इंडिया में इस बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन भारत में प्रदूषण के जो मेन कारण है वो है हमारे देश में हर साल कंस्ट्रक्शन के नाम पर लाखों पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे कि प्रदूषण को कंट्रोल करने की हमारे एनवायरनमेंट की क्षमता काफ़ी कम होती चली जा रही है, जिसकी ओर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है हमारे देश का कंस्ट्रक्शन। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक प्रगतिशील देश है। अगर हमारे देश में एक रोड भी बनती है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो 10 साल चल जाए। हमारे देश में एक ही घिसे पिटे कंस्ट्रक्शन पर बार बार काम चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी धूल फैलती है। और कई वजह है, जैसे कि हम और हमारे गवर्नमेंट ग्रीन लैंड को कई प्राइवेट एजेंसी उसको बेचना और कई केमिकल फैक्ट्रियों द्वारा हमारे जो पानी के स्रोत है, नदी तालाब को बहुत हद तक नष्ट कर देना, जिससे कि हमारे इसके जरिए हमारे ग्रीन लैंड की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है और पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की उनकी कैपेसिटी भी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो दोस्तों बजाय कि एक दिन दिवाली पर पटाखे ना फोड़े जाए, अगर हमारी गवर्नमेंट इन मेन मुद्दों पर ध्यान दे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।